अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी देख रहे हैं। हमने पार्ट 1 किया है, अब हम पार्ट 2 देखते हैं। उसमें हमारे पास जो ईयर है वो है 1710, 1710 का साल है। इसमें देखते हैं क्या हुआ। जॉर्ज बर्कले से रिलेटेड है ये। 1710 में जॉर्ज बर्कले ने पब्लिश्ड ट्रीटीज कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज एक पब्लिश किया था इन्होंने रिटन फॉर्म में। ट्रीटीज बेसिकली कहते हैं वो काम जो पब्लिश जो रिटन फॉर्म में हो, सॉरी, जो रिटन फॉर्म में हो काम, उसको ट्रीटीज बोला जाता है। कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन्होंने पब्लिश किया था, विच क्लेम्स दैट द आउटसाइड वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ आइडियाज, सोलरली ऑफ आइडियाज। उन्होंने बोला कि जो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है ये हम कंपोज करते हैं, हम इसको परसीव करते हैं आइडियाज़ के थ्रू, सिर्फ आइडियाज़ के थ्रू। इन्होंने आइडियाज़ किसको बोला था? आइडियाज़ इन्होंने बोला था कॉग्निटिव फंक्शंस को। ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, 1710 में इन्होंने पब्लिश किया था, याद रखिएगा, कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट, ये फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट है, बेस्ट नोन फॉर हिज एम्पिरिसिस्ट एंड आइडियलिस्टिक फिलोसफी। एम्पिरिसिस्ट और आइडियलिस्टिक फिलोसफी बोलते हैं। एम्पिरिसिस्ट उसको बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंट करता हो, तजर्बा करता हो। आइडियलिस्ट इन्होंने आपको ऊपर हमने देख ही लिया है कि आइडियाज़ की बात की गई थी। ये आगे जाके देखते हैं क्या है। विच होल्ड्स दैट रियलिटी कंसिस्ट ओनली ऑफ माइंड्स एंड देयर आइडियाज, ह्यूमन माइंड्स नो आइडियाज नॉट ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने बोला है कि विच होल्ड्स दैट रियलिटी कंसिस्ट ओनली ऑफ माइंड्स एंड देयर आइडियाज। जो रियलिटी है वो कंसिस्ट करती है दो चीज़ों पर, माइंड पर और उसके आइडियाज़ पर। ठीक है जी, ह्यूमन माइंड्स नो आइडियाज, सिर्फ वो आइडियाज़ को ही जानता है, नॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को नहीं जानता, सिर्फ आइडियाज़ होंगे उसके अंदर। अब आइडियाज़ क्या होते हैं? द थ्री काइंड्स ऑफ आइडियाज़ आर दोज ऑफ सेंसेशन, थॉट एंड इमेजिनेशन। ये कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस होते हैं इनको जॉर्ज बर्कले ने क्या बोल दिया था? आइडियाज़ बोल दिया था कि इसके थ्रू हम वर्ल्ड को देख रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं। सेंसेशन, थॉट एंड इमेजिनेशन। बर्कले इज बेस्ट नोन फॉर हिज अर्ली वर्क्स। ये 3 बुक्स लिखी थी इसे, उन्होंने 3 रिटन फॉर्म में इनके काम है। ऐसे टुवर्ड द न्यू थ्योरी ऑफ विजन 1709 में ये इन्होंने पब्लिश करवाया था। ट्रीटीज कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज 1710 में। 3 डायलॉग्स बिटवीन हाइलस एंड फिलोनस, ये 1713 में, 1713 के अंदर ये पब्लिश हुए थे 3 काम इनके। अच्छा जी, बर्कले वाज एन इमैटेरियलिस्ट। ये भी एक अहम चीज़ है कि इमैटेरियलिस्ट थे, ये मटेरियलिस्टिक नहीं था, यानी कि ये मैटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। ये जो मेटाफिजिकल चीज़ें होती हैं, फिजिकल चीज़ों को नहीं, मेटाफिजिकल यानी कि जो मौजूद तो होती हैं लेकिन वो फिजिकली नहीं अपनी एग्जिस्टेंस रखती। तो ये इमैटेरियलिस्ट था, याद रखिएगा। एक होता है मटेरियलिस्टिक, एक होता है इमैटेरियलिस्ट। तो ये इमैटेरियलिस्ट है, यानी कि मैटर को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। उसके बाद आ जाए जी 1739, हमारे पास जो ईयर है 1739 का है, वो है डेविड ह्यूम पब्लिश्ड अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। जॉर्ज बर्कले ने क्या किया था? कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज पब्लिश किया था। जबकि 1739 के अंदर, 1739 के अंदर डेविड ह्यूम ने क्या किया था? पब्लिश ह्यूमन नेचर, ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, क्लेमिंग दैट, इसके अंदर क्या बोला गया था? ऑल contents of minds are solely built from sense experiences। solely का मतलब होता है सिर्फ, only, ठीक है। उन्होंने बोला था जो तमाम कंटेंट्स होते हैं ना माइंड के जो तमाम कंटेंट्स होते हैं वो बिल्ट होते हैं, बनाए जाते हैं फ्रॉम द सेंस एक्सपीरियंसेस। हम जो एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, उससे बनता है सारा कंटेंट माइंड का। ये 1739 के अंदर पब्लिश किया था काम डेविड ह्यूम ने, अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि सेंस एक्सपीरियंस से हम बिल्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 1781, 1781, इमैनुअल कैंट पब्लिश्ड क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इन्होंने पब्लिश किया था अपना काम क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है जी, 1781 के अंदर इमैनुअल कैंट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को पब्लिश किया था। रिजेक्टिंग ह्यूमंस एक्सट्रीम एम्पिरिसिज्म एंड प्रपोजिंग दैट देयर इज मोर टू नॉलेज दैन देयर सेंस एक्सपीरियंस। इन्होंने जो डेविड ह्यूम का नज़रिया था कि हम जो जितना भी नॉलेज डेवलप कर रहे होते हैं वो सेंस एक्सपीरियंस से कर रहे होते हैं, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला था कि ये ठीक है कि हम पहली दफ़ा जब कोई चीज़ परसीव करते हैं तो हमारी सेंस काम कर रही होती हैं, लेकिन वो कहता है हमेशा सिर्फ सेंसेस ही काम नहीं कर रही होती, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं
या हमारे पास जो पास्ट सॉरी हमारे पास जो पास्ट हमारा नॉलेज पड़ा होता है वो भी बाद में हमें सीखने में हेल्प कर रहा होता है। ये इन्होंने इसको ना रिजेक्ट कर दिया था इनकी थ्योरी को, डेविड ह्यूम की थ्योरी को किसने किया था 1781 में, इमैनुअल कैंट ने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर है वो है 1800 यानी कि 1800। 1800 के अंदर क्या हुआ था देखते हैं जी। फ्रांस जोसेफ गॉल डेवलप्ड क्रेनियोस्कोपी, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, एक टर्म डेवलप की थी, वो है क्रेनियोस्कोपी। ये क्या था बेसिकली, द मेजरमेंट ऑफ द स्कल, स्कल की ये बेसिकली मेजरमेंट की जाती थी इसके अंदर टू डिटरमन साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। किसी इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो उसके स्कल को स्टडी करके डिटरमन की जाती थी कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्यों हैं और कौन सी हैं। विच वाज लेटर रीनेम्ड फ्रीनोलॉजी। फ्रीनोलॉजी बाद में उसका नाम रख दिया गया था इस टर्म का। इट इज़ नाउ डिसक्रेडिटेड, अब इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अब देख लेते हैं फ्रीनोलॉजी क्या होती है। फ्रीनोलॉजी द स्टडी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ द स्कल, स्कल क्या मतलब, स्कल की कन्फर्मेशन देखी जाती है, कैसे बनी हुई है, बनावट देखी जाती है, एज इंडिकेटिव ऑफ मेंटल फिकल्टीज एंड ट्रेट्स ऑफ करैक्टर। इसके अंदर क्या किया जाता था, स्कल को स्टडी किया जाता था और फिर इंडिकेट किया जाता था कि मेंटल फिकल्टीज़ कौन सी हैं, ट्रेट्स ऑफ करैक्टर क्या है। यानी कि मेंटल फिकल्टीज़ के माइंड की जो है पावर कितनी है, कितनी इस्तेदाद रखता है, कितनी ताकत रखता है, कितनी एबिलिटी रखता है किसी चीज़ को करने की, और ट्रेट्स ऑफ करैक्टर, और करैक्टर की ट्रेट्स जज की जाती थी, डिटर्मिन की जाती थी फ्री नॉलेजी के अंदर। याद रखिएगा, स्कल को स्टडी करते हुए 1800 के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। इसका पहला नाम था क्रेनियोस्कोपी। उसके बाद है जी नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1807। 1807 के अंदर हमारे पास है जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिच पब्लिश द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। इन्होंने एक बुक शाया की थी 1808 के अंदर। जॉर्ज विलियम ने फिनोमिनोलॉजी का नाम दिया था इनको फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट या माइंड, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1808 के अंदर जॉन क्रिस्टियन रील कॉइंड द टर्म साइकाइट्री। 1808 के अंदर एक टर्म हमें मिली थी जिसका नाम है साइकाइट्री, जो आज बहुत यूज़ होती है। 1808 के अंदर हमें मिली थी, दी थी, किसने दी थी, जॉन क्रिस्टियन रील ने दी थी, याद रखिएगा। जॉन क्रिस्टियन रील ने हमें टर्म दी थी साइकाइट्री 1808 के अंदर। उसके बाद जॉन क्रिस्टियन रील वाज अ जर्मन फिजिशियन, ये जर्मन फिजिशियन थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, उसके बाद एनाटोमिस्ट थे और साइकाइट्रिस्ट भी थे। ही कॉइन्ड द टर्म साइकाइट्री, साइकाइट्री इनके साथ मंसूब की जाती है। उसके बाद 1812 का साल है हमारे पास। बेंजामिन रश बिकेम वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द मेंटली इल। ये उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेवर किया था कि जो मेंटली इल पीपल होते हैं उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। 1812 के अंदर बेंजामिन रश ने ये इस चीज़ पर क्या कहते हैं एडवोकेट किया था, इस चीज़ पर जोर दिया था कि जो मेंटली इल पीपल होते हैं उनको उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक पब्लिकेशन भी की थी, पब्लिश भी किया था अपना वर्क, मेडिकल इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशंस अपॉन डिजीज़ ऑफ द माइंड। ये इनका एक पब्लिश वर्क था। द फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक ऑन साइकाइट्री, इसको फर्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री भी बोला जाता है। फर्स्ट अमेरिकन बुक ऑफ साइकाइट्री, याद रखिएगा। मेडिकल इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशंस अपॉन डिजीज़ ऑफ द माइंड, 1812 के अंदर लिखी गई थी ये बुक। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर है वो है 1829। इसके अंदर क्या है देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल्स के फादर जेम्स मिल ने पब्लिश किया था अपना वर्क, बुक पब्लिश की थी, एनालिसिस ऑफ द फिनोमिना ऑफ द ह्यूमन माइंड। इसके 2 वॉल्यूम्स इन्होंने पब्लिश किए थे, एनालिसिस ऑफ द फिनोमिना ऑफ द ह्यूमन माइंड 1829 के अंदर। 1829 के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर ने। अच्छा, जॉन स्टुअर्ट मिल कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल आएगा यहाँ पर। जॉन स्टुअर्ट मिल कौन है, इंग्लिश फिलोसफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट इनके साथ मंसूब है टर्म, इसको भी देखते हैं हम। ये ही वाज prominent as the publicist in the reforming age of the 19th century। 19th century के अंदर एक फेमस पर्सन थे। and remains of the lasting interest as a logician, ये लॉजिशियन भी थे उसके साथ साथ, and an ethical theorist, इनको ethical theorist भी बोला जाता था। अच्छा, मिल फेमस फॉर यूटिलिटेरियनिज्म, ये एक टर्म है, इसके लिए वो मशहूर थे। इसमें क्या है देखते हैं। एज थ्योरी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एक्शंस आर राइट इन प्रपोर्शन, अगर एक्शंस राइट होंगे, एज दे टेंड टू प्रमोट हैप्पीनेस, फिर वो हैप्पीनेस की वजह बनते हैं। ठीक है जी।
अगर एक्शंस राइट होंगे तो हैप्पीनेस की वजह बनते हैं। रॉन्ग एज दे टेंड टू प्रोड्यूस रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस, अगर गलत एक्शन होंगे तो वो रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस होंगे, यानी कि वो हैप्पीनेस से उलट चीज़ क्या होती है, हमें पेन देंगे या हमें दुख देंगे, ठीक है जी, हमें सारो देंगे, हमें सैडनेस देंगे, ये इनका कहना था। अच्छा, मिल डिफाइंस हैप्पीनेस, उन्होंने हैप्पीनेस को डिफाइन किया था एज प्लेजर, प्लेजर के तौर पर, एंड द एब्सेंस ऑफ पेन, के हैप्पीनेस को बेसिकली प्लेजर बोलते हैं, जो कि इस चीज़ की ज़मानत, इस चीज़ की गारंटी होती है कि एब्सेंस ऑफ पेन है, पेन की एब्सेंस है, यानी कि जब पेन एब्सेंट होगा उस वक्त आप प्लेजर फील कर रहे होंगे, हैप्पीनेस फील कर रहे होंगे, ये इनका कहना था, ये इनकी डेफिनेशन थी। जॉन स्टुअर्ट मिल की, इनके फादर ने 1829 में बुक्स लिखी थी, एनालिसिस ऑफ द फिनोमेना ऑफ द ह्यूमन माइंड। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 1840, 1840, फ्रेडरिक ऑगस्टस रॉच पब्लिश्ड साइकोलॉजी, इन्होंने बुक पब्लिश की थी 1840, 1840 के अंदर फ्रेडरिक ऑगस्टस ने, जिसका नाम था साइकोलॉजी, या फिर इसका दूसरा नाम था अ व्यू ऑफ द ह्यूमन सोल, द व्यू ऑफ द ह्यूमन सोल या साइकोलॉजी, इन्होंने बुक लिखी थी। इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी भी इंक्लूड थी, याद रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी भी इन्होंने लिखी थी, याद रखिएगा। उसके साथ साथ 1840 के अंदर फ्रेडरिक ने, याद रखिएगा, साइकोलॉजी बुक लिखी थी, या फिर अ व्यू ऑफ ह्यूमन सोल इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी भी लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास 1843, फॉर्ब्स बेनिग्नस मिन्सलो, फॉर्ब्स बेनिग्नस मिन्सलो हमारे पास नाम, एक तो इनके नाम बड़े बड़े मुश्किल होते हैं यार, अगर थोड़ा सा मेरी प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो माइंड नहीं करना, आप इसको ध्यान से प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है जी। 1843 के अंदर फॉर्ब्स बेनिग्नस विंसलो हमारे पास हैं जी, उन्होंने पब्लिश किया था द प्ली ऑफ इंसैनिटी इन क्रिमिनल केसेस, ये इन्होंने पब्लिश की थी एक बुक अपनी, द प्ली ऑफ इंसैनिटी इन क्रिमिनल केसेस। ये इन्होंने बोला था कि जो जहनी तौर पर एबनॉर्मल लोग होते हैं, अगर उन पर कोई केस है या वो क्रिमिनल है तो उनको देखना चाहिए, उनको मतलब कि अपील करने, दायर करने का इख्तियार देना चाहिए अगर वो मेंटली इल हैं। हेल्पिंग एस्टेब्लिश द प्ली ऑफ इंसैनिटी इन क्रिमिनल केसेस इन ब्रिटेन, इनकी वजह से ही फिर बरतानिया के अंदर ये चीज़ राइज की गई थी, इसको यूज़ किया गया था। 1844 के अंदर हमारे पास है जी, ईयर है हमारे पास 1844, 1844, सोरेन किरकेगार्ड पब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी, सोरेन किरकेगार्ड ने पब्लिश की थी बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है जी। सोरेन किरकेगार्ड 1844 के अंदर, 1844 के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी, द फर्स्ट एक्सपोजिशन ऑन एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी पर पहला काम था, ठीक है जी, याद रखिएगा। 1800 उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ईयर 1849, 1849, सोरेन किरकेगार्ड ने ही पब्लिश की थी एक बुक द सिकनेस ऑन टू डेथ, द सिकनेस ऑन टू डेथ, सोरेन किरकेगार्ड ने पब्लिश की थी, याद रखिएगा। दो बुक्स हैं इनकी, एक द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी 1844 के अंदर, और 1849 के अंदर सोरेन किरकेगार्ड पब्लिश द सिकनेस ऑन टू डेथ। इसमें इन्होंने क्या बोला था, दिस सिकनेस ऑन टू डेथ इज व्हाट किरकेगार्ड कॉल्स डिस्पेयर, इसका मतलब इन्होंने बताया था कि इसका मतलब है कि डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी कि मायूस हो जाना, ठीक है जी। सिकनेस ऑन टू डेथ का मतलब है बेसिकली डिस्पेयर यानी कि मायूस हो जाना। 1852 है हमारे पास नेक्स्ट ईयर, हरमन लॉर्ड्स पब्लिश द मेडिकल साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सोल। 1842 के अंदर, 1852 के अंदर हरमन लॉर्ड्स ने पब्लिश की थी बुक मेडिकल साइकोलॉजी और द फिजियोलॉजी ऑफ द सोल, ये हरमन लॉर्ड्स ने पब्लिश की थी, याद रखिएगा 1848 के अंदर। ये था जी हमारा पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट पार्ट 3 देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री की। और याद रखिएगा हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको रट्टा लगाना पड़ता है, उसको रिलेट करके याद करना पड़ता है। तो इसको रट्टा लगाएं हिस्ट्री को टिका के, और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका टेस्ट है, पीपीएससी है, पीएमएस है, जो भी है पाकिस्तान में, इंडिया में, या फिर आपका इंटरव्यू है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए और ये जो हम लेक्चर्स देख रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें से आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाए। तो फिर किसी वीडियो में मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच।